हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमारे दिमाग में आता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब वैसे प्लांट्स जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। जब पुष्प पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है और इनकी जो गेमेटोफाइट पार्ट होता है इसका वो केवल हाईली रिड्यूस्ड होता है। हाईली रिड्यूस्ड होने का मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जिंदा रहता है और अपने हर एक फंक्शन के लिए वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। जो स्पोरोफाइट होता है वो जनरली 4 मेन पार्ट से मिलकर बनता है: रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। ये तीनों असेसरी ऑर्गन्स होते हैं और फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के लिए फ्लावर को हम 4 वर्ड्स में स्टडी करते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। कैलिक्स के हर एक यूनिट को हम सेपल कहते हैं, कोरोला के हर एक यूनिट को हम पेटल कहते हैं, एंड्रोशियम के यूनिट को स्टेमन्स कहते हैं और गायनेशियम के यूनिट को हम कार्पल्स कहते हैं। स्टेमन्स को 3 पार्ट्स में हम लोग स्टडी करते हैं, 3 पार्ट से मिलकर बनता है: एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। जबकि गायनेशियम के यूनिट को कार्पेल कहा जाता है और जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पोर्शन से मिलकर बनता है। जो ओवरी है वो इसका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जबकि एंथर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अभी तक पिछले वीडियोस में हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे, एंथर का डेवलपमेंट पढ़ चुके थे, उसका टीएस सेक्शन स्टडी कर लिया था। एंथर के अंदर हर एक एंथर के एलएस सेक्शन में हम पढ़ते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जो स्टडी होती है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। Microsporogenesis. Development of microspores from microspore mother cells by mitotic division, meiotic division, is known as microsporogenesis. meiotic division का मतलब, meiotic division जो डिवीजन है वो केवल सेक्स सेल्स में होता है। सेक्स सेल्स में होने का मतलब हर एक मदर सेल से फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मदर सेल हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, डॉटर सेल्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मींस जितने भी माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो सब हैप्लॉइड होंगे। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए हम जनरली जो फॉर्मेशन डिवीजन होता है ये, उसको हम डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स में अलग अलग पढ़ते हैं।
monopod plants and dicot plants. अगर हम बात करें एक माइक्रोस्पोर की, माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं इनमें जो डिवीजन होता है वो सक्सेसिव टाइप का होता है। इसको हम सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनमें साइमल्टेनियस होता है। साइमल्टेनियस डिवीजन। अब सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है और साइमल्टेनियस डिवीजन क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद पहले सारे के सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और उसकी सेल वॉल डिवाइड हो जाती है। जबकि साइमल्टेनियस में पहले सारे न्यूक्लियर डिविजन्स हो जाते हैं, उसके बाद उसके चारों कोशिका द्रव्य इकट्ठा होता है और फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? मोनोकॉट प्लांट्स में एक सेल का डिवीजन हुआ, सक्सेसिव डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए थे इसके अंदर, फर्दर डिवीजन हुआ, हर एक सेल से आइसोबाइलेटरल टाइप का अरेंजमेंट बन गया। आइसोबाइलेटरल मीन्स एक सेल, दो सेल, तीन सेल और चौथा सेल। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट। सेल के जो न्यूक्लियर पार्ट था वो डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ, एक से दो सेल बने, दो से दोनों में फिर फर्दर डिवीजन हुआ, 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट। जबकि डाइकॉट प्लांट्स में पहला डिवीजन साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइड नहीं होता है, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, इन दो न्यूक्लियस में फिर फर्दर डिवीजन होता है, एक ही सेल के अंदर फिर फर्दर डिवीजन होता है और टेट्राहेड्रल 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल वॉल नहीं बनती है,
सेल वॉल बाद में बनती है। साइटोप्लाज्म इकट्ठा डेंस होने लगता है और एक सेल से 4 सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं। 4 माइक्रोस्पोर्स। इन टेट्राहेड्रल कई बार ये दोनों कंडीशंस जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती हैं, लेकिन कई बार अनयूजुअल टाइप के अरेंजमेंट्स भी होते हैं। नंबर 1 होता है उसमें डिकसेट, जिसमें माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। या फिर टी शेप, जहां पर टी के फॉर्म में स्पोर्स अरेंज हो जाते हैं, या फिर लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर में एक ही लाइन में सारे माइक्रोस्पोर्स अरेंज हो जाते हैं। These 3 methods are unusual methods. नॉर्मल केसेस में मोनोकॉट प्लांट्स में सक्सेसिव डिवीजन पाया जाता है, जहां आइसोबायलैटरल अरेंजमेंट होता है, जबकि डाइकॉट प्लांट्स में साइमल्टेनियस डिवीजन पाया जाता है, जहां पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। लेकिन अनयूजुअल मेथड में या तो डिकसेट या टी शेप या फिर लीनियर शेप का अरेंजमेंट पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जितने माइक्रोस्पोर्स बने हैं उनकी स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोर्स आखिरकार कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोर एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी इनर वॉल को इंटाइन और आउटर वॉल को एक्साइन कहते हैं। आउटर वॉल जो होती है ये रफ होती है, इस पे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग शेप की एक्साइन पाई जाती है, लेकिन ये स्पाइनी होती है। इनके बीच बीच में जर्म पोर्स पाए जाते हैं। These are known as germ pores. This is exine. Smooth layer is known as intine. बाह्य चोल या अंतःचोल, इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस चारों ओर से एक डेंस साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है। फर्दर डेवलपमेंट में न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म चारों ओर से एक्साइन प्रेजेंट होते हैं, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं।
फर्दर जो डेवलपमेंट होता है अब वो होगा जब ये माइक्रोस्पोर स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है। अब डेवलपमेंट हम लोग अभी स्टडी कर लेते हैं, स्टिग्मा का स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करेंगे। जो इंटाइन बॉल होती है ये एक ट्यूब बनाना शुरू कर देती है, जर्मपोर के थ्रू एक ट्यूब निकल आती है जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस पॉलन ट्यूब के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म था ये धीरे धीरे ट्यूब की तरफ खिसकने लगता है और एक्साइन एज इट इज रहती है। ट्यूब न्यूक्लियस अपने एज इट इज फॉर्म में रहता है और जनरेटिव न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिनको हम मेल गैमेट्स कहते हैं। ये मेल गैमेट्स फर्दर ट्यूब के अंदर आ जाते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस भी पॉलन ट्यूब में आ जाता है। सारा साइटोप्लाज्म खिसक कर पॉलन ट्यूब में आ जाता है और जितना भी पॉलन ग्रेन होता है वो साइटोप्लाज्म से खाली हो जाता है। अब हर एक मेल गैमेट स्टिग्मा फीमेल पार्ट पर पहुंचता है जहां पर स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये पॉलन अपने ट्यूब के साथ स्टिग्मा पर इंसर्ट कर जाता है जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं और ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। धीरे धीरे ये ट्यूब न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मेल गैमेट्स के लिए। ये मेल गैमेट्स ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे लंबी होने लगती है और अपना रास्ता बनाती है एग सेल तक पहुंचने के लिए। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओव्यूल जो होता है या एम्ब्रियो सेक, ये 8 न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है, 8 सेल से मिलकर बना होता है। ये तीनों सेल्स एंटीपोडल्स कहलाते हैं। सेंटर में जो 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको आप पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये 3 सेल्स में से 2
सिनर्जिड्स कहलाते हैं और एक एग सेल कहलाता है। ये एग सेल बेसिकली फीमेल गैमीट होता है और ये मेल गैमीट होता है। इन्हीं के फ्यूजन से सीड या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एग सेल प्लस सिनर्जिड्स को हम कहते हैं एग अपरेटस। ये मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। यहाँ तक का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टिग्मा पर जाने के बाद होता है और स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाती है तो इसमें से एक ग्लूकोज बेस्ड और मैलिक एसिड बेस्ड केमिकल का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से पॉलन उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें पॉलन का जर्मिनेशन होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे